Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so last class में हमने डिस्कस किया था ना एक बेसिक थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट? उसमें सर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक चीज उसमें बचा है एनर्जी स्टोर्ड व्हाइल इलॉन्गेशन। जब इलॉन्गेशन होता है उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है एंड वर्क डन। तो वो चीज हम पढ़ के देन वी विल स्टार्ट विद एंड कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो किसी को कोई भी चीज अभी तक जो हमने इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा है इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए फटाफट। ओके, इस स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो स्क्रीन शेयर कर लिया स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है क्या? सर? शायद टेक्निकल सर आप स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं? अभी मैंने एक्चुअली आपको हेडिंग दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इलास्टिसिटी। No, sir. सर ऐसा कुछ मैं नहीं दिखा। सर रिलोड कर लेता हूँ। हाँ, एक बार फिर से रिलोड कर लो। मैं कुछ लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग वर्क डन इन अ स्ट्रेस्ड वायर। ये सभी को विजिबल है? इज दिस विजिबल टू एवरीवन? No, sir. No, sir. नो सर, मैं No, sir. विजिबल रिलोड कर लिया सर। ओके ओके, वेट अ सेकंड। ओके, आई थिंक अब सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, विजिबल सर। ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके नाइस, ठीक है। ओके, सो एक दो चीजें बची, फटाफट इसको कवर करके हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। सिंपली अगर आप लोगों को पता है वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं पता तो सिंपली अगर एक सिंपल से एक वायर, लेट अस सपोज दिस इज अ वायर, राइट? एंड इसका ओरिजिनल लेंथ L है एंड एक लोड हमने इसको एक लोड से सपोर्ट किया इसको, और अगर इस वायर में इलोंगेशन x आता है, सो वर्क डन इन द प्रोसेस क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू नथिंग बट हाफ ऑफ F into x. F is what? This is applied load, right? Basically जो लोड, जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इलोंगेशन हो रहा है वायर में, that is F, वो F है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में F क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे वर्क डन सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ mg into x. x is what? इलोंगेशन इन द वायर। ये चीज ध्यान रखना, x लेंथ नहीं है, x क्या है? ये इलोंगेशन इन द वायर। क्लियर है? अब इसी से हम एक चीज और डिराइव करते हैं कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस वायर, राइट? अगर जब इलोंगेशन होगा, जैसे कि सिमिलरली हमने पढ़ा था स्प्रिंग में जब स्प्रिंग को हम आइदर इलोंगेट करते हैं या कंप्रेशन करते हैं, उसमें कुछ इलोंगेट, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग के केस में क्या आता है? या था सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट? ये स्प्रिंग के केस में आता है। सिमिलरली जब यहाँ पर किसी वायर को हम लोड से हैंग करते हैं, वायर के थ्रू जब हम करते हैं, उसमें कुछ इलोंगेशन होता है एंड उस प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? हाफ mg into x आता है, राइट? एक चीज इस प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। लेट अस सपोज, अब इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा केयरफुली देखना सभी लोग। लेट अस सपोज ये इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन मींस व्हाट? दिस इज स्टार्टिंग, मैं इनिशियल लिखता हूं। दिस the position when there is no elongation, right? Just initially we are just releasing this particular body of mass, हम वहां से उसको रिलीज कर रहे हैं। And let us suppose
इस पॉइंट से कुछ एक्स मैं समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, बट इट इज वेरी स्मॉल। एक्स जो है बहुत छोटा है, जो एक्स बाद में जो मास एम है ना वो यहाँ आ जाता है लाइक दिस, इन दिस वे। बेसिकली ये एक्स क्या हो गया, इलॉन्गेशन हो गया, राइट। इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे, राइट, इस प्रोसेस में अगर एक चीज मैं आपसे पूछी, व्हाट विल बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो क्या आप बोलोगे? चेंज इन, बेसिकली नीचे आ रहा है ब्लॉक तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इन दिस प्रोसेस? एनीवन? ये बताओ, हम लोग ने दीपक, दीपक, मनोज, प्रीतम, आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? आपको समझ में आ रही है चीजें? यस सर। एक्चुअली इसका मैं डेरिवेशन बाकी सारी चीजें डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम लेगा, राइट। सो मैं सिंपली जो चीजें समझने वाली उसको मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करा दूंगा। एंड जो फॉर्मूला है, एक वर्क डन हो गया, एनर्जी स्टोर्ड व्हाइल इलॉन्गेशन इन दिस वायर, वो चीज मैं डिस्कस करके फिर विल डू सम कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर लेंगे, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट हो जाएगा। ये आप बताओ, इस प्रोसेस में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या फिर बेसिकली डिक्रीज होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना डिक्रीज होगा? mgl, बेसिकली l ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस वायर है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में कितना नीचे आया, ये ब्लॉक ऑफ मास से भी आया x, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल, बेसिकली चेंज अगर पूछा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे तो ये mgx आएगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgx आ जाएगा सिंपली, राइट। अब अगर आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, in the process like this is initial position, this is final, initial से final आने का potential energy में जो decrease हो रहा है वो कितने हो रहा है, mgx का हो रहा है, right। और वर्क डन कितना हो रहा है, हाफ mgx हो रहा है, तो रेस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, इस प्रोसेस में, in this process of elongation the rest of energy that is half mgx goes into the loss in the surroundings, surrounding में लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, आप हीट समझ सकते हो, थर्मल हीट के फॉर्म में कुछ लॉस हो जाता है बिकॉज जब वायर स्ट्रेच होता है तो थोड़ी सी उसमें टेंपरेचर का इंक्रीमेंट होता है, दैट इज बहुत छोटे लेवल पे होता है बट ठीक होता है उसमें, राइट। तो जो हाफ एनर्जी है, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgx, उसमें से हाफ वर्क डन में निकल गया, ठीक है, वर्क डन के थ्रू, और हाफ जो एनर्जी है वो कहाँ लॉस हुआ, दैट इज लॉस टू सराउंडिंग, वो सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को, जो हाफ mgx एनर्जी है वो लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप समझ सकते हो। साउंड तो शायद नहीं हम बोल सकते बट ठीक है, थर्मल हीट के फॉर्म में वो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक है। बेसिकली थोड़ी सी चीजें मुझे लगा कि आपको समझ लेना चाहिए। अब इसी से एक चीज हम डिराइव करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर, राइट। अगर किसी वायर में इलोंगेशन x है या फिर डेल्टा है हम लिखते हैं, अगर इलोंगेशन जो है वायर में, इलोंगेशन की वजह कुछ डेल्टा l है, ठीक है, तो हम एनर्जी स्टोर्ड नहीं, हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, लाइक दिस, या उसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम भी उसको हम बोलते हैं, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये रिलेशन, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, राइट। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, अगर पूछा जाता है कि
व्हाट विल बी एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, किसी वायर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपली वॉल्यूम पे इधर लेके जाके आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, वॉल्यूम हम कौन सा लेंगे, बिकॉज बेटा सपोज कि कोई वायर का लेंथ अभी ये है, बेटा सपोज ये एल लेंथ है, ठीक है, और फाइनली आफ्टर इलॉन्गेशन कुछ ये बढ़ गया, मतलब दिस इज एल, दिस इज एल प्लस डेल्टा है, राइट, एंड जब इलॉन्गेशन होगा तो अगर इसका इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ है तो फाइनली थोड़ा सा स्लाइटली कुछ चेंज होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का, तो जब वॉल्यूम लिखेंगे ना, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम बेसिकली, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना इस चीज को, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर। छोटी छोटी चीजें हैं बट कंफ्यूजन कई बार क्रिएट कर देती है, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वायर, ये जो इनिशियल वॉल्यूम होगा उस चीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर निकालना, सिंपली हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, इस तरीके से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछे अगर, तो ये रिलेशन हम सिंपली लिख सकते हैं जो अभी जस्ट मैंने लिखा है, दैट दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और इसी को एनर्जी डेंसिटी भी बोला जाता है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी इसको हम बोलते हैं, कई बार बुक्स में कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम चीज है, राइट। अब एक चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन क्या, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो इसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, कैसे, स्ट्रेस यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट, सो हम स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, y इनटू स्ट्रेन, राइट, सो अगर हम स्ट्रेस को लिखते हैं y इनटू स्ट्रेन, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, अब स्ट्रेस की जगह मैं क्या लिखूंगा, y इनटू स्ट्रेन, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ y इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या अगर स्ट्रेस के टर्म में लिखना तो स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को स्ट्रेस बाय y, बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ ऑफ स्ट्रेस इसका होल स्क्वायर बाय y, तो डिफरेंट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिखने के, कई बार स्ट्रेन के टर्म में पूछ सकता है, स्ट्रेन आपको गिवन होगा, आपको एनर्जी स्टोर करने को लिखा, कई बार स्ट्रेस ही दिया होगा तो आपको निकालना होगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म है, जो चीज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। एक बार सभी लोग देखो, अगर किसी कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो फटाफट, क्योंकि मेन चीज यही है, राइट, एनर्जी स्टोर करने, क्योंकि उसमें डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, तो उसमें चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर थोड़ी चीजें वेरी कर रहा है तो उसमें कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक चीज और थर्मल, चलो कोई नहीं, उसमें जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे रिलेट करेगा, एक्चुअली ये रिलेट हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन से, जो यंग मॉडल्स में जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है वो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेट करके कई सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, मतलब यंग मॉडल्स और थर्मल एक्सपेंशन दोनों चीजों को रिलेट करके क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। बल्क मॉडल्स बताया था क्या मैंने लास्ट क्लास में, सिंपल से फॉर्मूला है बल्क No, मॉडल्स sir. का, ओके, डेफिनेशन ऑफ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें देखने के लिए। बल्क मॉडुलस सिंपली हम डिफाइन करते हैं, इसको कैपिटल बी या बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको लिखते हैं माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी बाई, ठीक है, इस तरीके से बल्क मॉडुलस को डेल्टा पी क्या, चेंज इन प्रेशर, ये क्या डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन बी इज द इनिशियल वॉल्यूम, इसको बल्क मॉडुलस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन, इस तरह कुछ चीजें दिख रही हैं, जिससे मैंने स्ट्रेन में तीन चीजें बताई थी, लीनियर स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेन को
डिफाइन कर लिया। वॉल्यूम स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए वर्क मॉडल्स, जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन के लिए, लीनियर वेरिएशन मतलब लीनियर इलांगेशन के लिए हम यंग मॉडल्स डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से वॉल्यूम में अगर कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, जो कांस्टेंट है वो हम बल्क मॉडल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडल्स में डेल्टा पे, डेल्टा इज व्हाट चेंजिंग प्रेशर या एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हैं, अपॉन डेल्टा, डेल्टा वी इज व्हाट चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू दिस अप्लाइड प्रेशर, जो हमने प्रेशर अप्लाई किया उस अप्लाइड प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट इज डेल्टा वी, एंड वी इज द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारे चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग दिस? ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो चीज है वो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को समझ लेंगे क्विकली, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्लूइड, राइट? फ्लूइड को भी हम स्टार्ट करेंगे। एक स्टील वायर है, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक स्टील वायर है लेंथ 4 मीटर, स्ट्रेच थ्रू ए, जो स्ट्रेच इसमें किया गया दैट इज डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 mm, राइट? स्ट्रेच जो है 2 mm है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज लिख दे रहा हूं, इट इज 2 mm स्क्वायर। ये क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है बाई इज गिवन, इट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एनर्जी डेंसिटी, द फर्स्ट पार्ट, फाइंड एनर्जी डेंसिटी, एंड सेकेंड फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। एक्चुअली चीजें सेम है, वर्ड अलग अलग है, ठीक है? तो कुछ अलग नहीं है, ये वर्ड ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। मैं इतना ही बस लिख रहा हूँ, ठीक है? ये दो चीजें क्विकली, डाटा सारा आपके सामने दिया हुआ है। स्टील वायर, its length is 4 meter and elongation or stretched by a length of 2 mm and cross sectional area is 2 mm square and young modulus is 2 into 10 power 11. So you have to find first of all energy density, second elastic potential energy, दो चीज आपको फाइंड करना है। सिंपल है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग टू डू मच एंड सिंपल कैलकुलेशन। Sir, 2 Yeah. into 10 की power 11. 2 into 10 power 11, what is the energy density या फिर potential energy? Energy density. Okay, I think you need to check once, एक बार फिर से आप चेक कर लो। I think it is not right, सही नहीं है सर। वन थिंग, इसमें आपको लोड नहीं मिलेगा, जो
फोर्स है, अप्लाइड फोर्स वो नहीं दिया हुआ है, सो आपको जो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ दैट रिलेशन है वो चीज आपको यूज करना पड़ेगा। कितना 0.4 into 3.2 into 10 to the power minus 6। नहीं प्रीतम, energy density is what? Okay, sorry, let me check first। ठीक है। See, just directly based अब देखो यार, इससे इजी आपको शायद नहीं मिलेगा। हमने अभी जस्ट एनर्जी डेंसिटी मींस व्हाट, एनर्जी पर इनटू वॉल्यूम, इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये सिंपल रिलेशन हमने पढ़ा। अब यहाँ पे स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, स्ट्रेन तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट, ये सिंपल रिलेशन यूज करके हम निकाल सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। ये स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, बट स्ट्रेस हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें फोर्स नहीं दिया और जो अप्लाइड लोड है वो नहीं दिया, तो ठीक है, उसको कन्वर्ट हम कर लेते हैं, राइट। स्ट्रेस को हम क्या ले सकते हैं, 200 आएगा। ओके, स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, लाइक दिस, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ हो गया y इस यंग मॉडुलस जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 2 into 10 to the power 11। स्ट्रेन क्या होगा, अभी यूनिट का ध्यान रखना आप लोग, स्ट्रेन डेल्टा कितना 2 mm मींस व्हाट, क्या लिखेंगे 2 into 10 to the power minus 3 मीटर एंड लेंथ इज 4 मीटर, इस होल टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, दीपक, हर्षिता, डिड यू गेट द आंसर? आंसर आया आप लोगों का? सर 200 आ रहा है मेरे को। 200 यार, इतना तो मैंने कर दिया, अब नहीं गलती होनी चाहिए। 200 कैसे आएगा बताओ यार, इतना सी मिस्टेक कैसे हो सकता है, 2 यहाँ से ऐसे कट गया, ये 0.25 into 10 to the power 8। नहीं, देखो इधर यार, इतना से मिस्टेक्स करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये 2 इससे कट जाए, यहाँ 2 बच जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 10 to the power -6/4। अब ये बताओ, इसमें कुछ किसी को कुछ मिस्टेक लग रहा है आपको, बताओ। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 to the power 5 मिल जाएगा। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, 10 to the power 5/4। ये सिंपली क्या आ जाएगा, 10/4 अलग करते हैं, 10 to the power 4 अलग करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा 2.5 into 10 to the power 4। दिस इज द फाइनल आंसर। जो भी यूनिट है वो जूल पर मीटर क्यूब से। कितने लोगों का ये आंसर आया था? एनीवन हु गॉट दिस आंसर? ओके, गुड, बहुत बढ़िया। आई डोंट थिंक यार इसमें ऐसा गलती होना चाहिए। डायरेक्टली अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले पे सारा डाटा मैंने आपको दिया और जस्ट पुट दिस वाई एंड आंसर। कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है, बाकी आपका बेसिक कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि टफ कैलकुलेशन, जस्ट बेसिक सिंपल कैलकुलेशन, राइट। ओके,
एंड सेकंड थिंग हम क्या बोल सकते, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और उसी को क्या हम बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपली एनर्जी इनटू वॉल्यूम, एनर्जी इनटू वॉल्यूम, राइट। सो एनर्जी डेंसिटी हमने ये निकाला जस्ट अभी हमने, राइट। तो एनर्जी, सॉरी अभी हमने क्या निकाला, एनर्जी डेंसिटी अभी हमने निकाला ना, ठीक है ठीक है। तो ठीक इसी में क्या करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू कितनी 2.5 into 10 to the power 4। अब वॉल्यूम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 10 to the power 4, वॉल्यूम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कितना होगा, देखो ध्यान रखो मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम मतलब जो इनिशियल सिचुएशन है, राइट। तो लेंथ इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ कितना दिया हुआ 4 मीटर, 2 मीटर है, 1 मिनट नीचे लेंथ, हाँ लेंथ 4 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर। उसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 2 into 10 to the power -6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, या राइट। ये आ जाएगा आपका 0.2 जूल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, घबराना मत इससे, वर्डिंग है बेसिकली। एनर्जी स्टोर्ड भी बोल सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बोल सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म है जिससे बोला जाता है, तो क्वेश्चंस में आपको लिखा मिल सकता है। सो उससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सेम। क्लियर है सबको ये? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन, चलो ठीक है। चलो दो चार क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करते हैं क्विकली। एक में ये सब क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Let's try this question. थोड़ा सा रीअरेंजमेंट्स आप करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छे तरीके से रिलेशंस लिख के करोगे, आंसर मिल जाएगा। गलती यही होती है कि हड़बड़ी में रिलेशंस को उल्टा सीधा लिख देते हैं, सही से नहीं लिखते हैं, तो आंसर नहीं मिलता। Anyone got the answer? इसी का आंसर आया।
दीपक, हर्षिता, मनोज, एनीवन? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, right? कहीं भी अगर छोटी सी मिस्टेक हुई, आंसर नहीं आएगा। दोनों का सेपरेटली लिखो, देन सॉल्व, फिर उसको सॉल्व करो, आपका आंसर बन जाएगा। एनीवन? दीपक, हर्षिता, हेमा, मनोज, प्रीतम? सर हो रहे से 1 मिनट सर, जस्ट ओके, C. देखो थोड़ा Is सा, it C, sir? या हेमा, देखो Is it C, sir? सी। ओके, लेट मी चेक, actually I also don't know, I have to check it. सी, ओके ठीक है, लेट अस चेक कर लेते हैं। डोंट वरी, इसमें क्या दिया हुआ है, स्टील एंड ब्रास, ठीक है। सो हम पहले रेशियो सारे लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास का रेशियो ए दिया हुआ है, एंड लेंथ रेडियाई, रेडियस ऑफ स्टील अपॉन रेडियस ऑफ ब्रास का जो रेशियो दिया हुआ वो बी दिया हुआ है, and third one is what, Young modulus, right? Okay, so Young modulus of steel upon Young modulus of brass का जो रेशियो दिया हुआ है वो C दिया हुआ है। ये चीजें हमें दी हुई, सो हमें डेल्टा L का रेशियो बताना है, ठीक है। फोर्स लोड का नहीं बोला है, क्योंकि वो चीज हमें क्लियरली इस डायग्राम से दिख रहा है कि लोड किसमें कितना होगा, ठीक है। सो लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ब्रास का तो इसमें हम ऐसे सारा टर्म भी लिख, डेल्टा एल के टर्म में हम निकाले तो ज्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, सिंपली एफ एल अपॉन ए वाई, ये हमारा सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डेल्टा एल का रेशियो हम सिंपली लिख लेते हैं। डेल्टा एल रेशियो किसका किसका बताना होगा, स्टील बाय, ओके ओके, हाँ काफी लोगों का सी आ रहा है, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें मुझे भी नहीं पता, ठीक है। So delta L of steel upon delta L of brass, how we can write it? देखो simply ये स्टील का, so F एक मिनट, चलो इसको मैं वैल्यू लिखता हूँ। स्टील के केस में लोड कितना हो जाएगा, ध्यान देना, स्टील के केस में जो लोड होगा ना वो पूरा हो जाएगा, this will be 3 mg, right? So load is F is 3 mg स्टील के केस में, and L of steel upon area of steel in Young modulus of steel divided by brass के केस में लोड कितना हो जाएगा, सिंपली 2 mg into length of brass, area of brass into Young modulus of brass, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है।
अब ठीक है, ये एमजी वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी चीजों को हम रीअरेंज करेंगे, 3/2 आ जाएगा, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। बाकी चीजों को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो हम कैसे लिखते हैं इसको, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, ये हमारा टर्म एक हो गया अलग से, ठीक है, इनटू देखो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ स्टील इनटू यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, राइट। ये हमारा सिंपल सा रिलेशन हो गया, राइट। सो 3/2 विल बी लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास का रेशियो हमारा क्या है, लेंथ इज व्हाट ए है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली एरिया ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। सो एरिया ये हमारा रेडियस का रेशियो, ठीक है। तो एरिया की जगह पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट बाय आर स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, चलो इसको सेपरेट निकालोगे आप, देखो अगर जिन्हों को समझ में आ रहा है मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ब्रश अपॉन एरिया ऑफ स्टील इसका जो रेशियो आएगा दैट विल बी 1/b स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 1/b स्क्वायर, एंड यंग मॉडुलस ऑफ ब्रश अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील 1/c आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा 3a अपॉन 2b स्क्वायर c, ये फाइनल रिलेशन हमें मिल जाएगा। हाँ सी ऑप्शन सही है, काफी लोगों का सही है, जिन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो अभी। दीपक आंसर आया आपका? यस सर। ओके चलो बढ़िया, ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा आपको केयरफुली स्टेप्स लिखने, तो केयरफुली आप स्टेप लिख लो तो इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। हाँ एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई दिस वन, ये थोड़ा अलग वैरायटी है। Option B. Okay, let me check. I think option B is the right. Anyone else? और किसी का? C. B, sir. Yeah. I think B is the right. ठीक है, चेक कर लेते हैं क्विकली। ये सिंपल सा रिलेशन हमें पता है, and how we can write it? It is delta L is equal to F L by A y, right? So हमें अगर इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखा, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू L सिंपल, बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इसको लॉजिक देखो, बिकॉज ये जो वायर है ना, जब वायर ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे क्या समझ में ऐसे आएगा, ऐसे वायर है,
इसको लोड से हमने लटका दिया इस तरीके से, ठीक है। सो लाइक इस वायर पे ऐसे नीचे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो क्या हो रहा है, इसका लेंथ चेंज हो रहा है, एंड लेंथ के साथ साथ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी चेंज होता है, स्मॉल लेवल पे चेंज होता है बट चेंज होता है। बट इन दिस प्रोसेस कांस्टेंट क्या रहा था, जो इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ वायर V इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इनटू L, राइट। सो एरिया जो यहाँ पर ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, लोड तो कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट, बट एरिया वेरिएबल, एरिया को हम वॉल्यूम बाय L लिख सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, L वेरिएबल है, क्योंकि हमें L में रिलेशन फाइंड करना है। एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, V बाय L, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, F L स्क्वायर अपॉन V बाय, ठीक है। तो जो फाइनल रिलेशन आपका आएगा डेल्टा L और L में, तो कुछ ये रिलेशन आएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू F अपॉन F लोड इज कांस्टेंट, V वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यंग मॉडुलस इज कांस्टेंट इनटू L स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा L और L स्क्वायर का जो टर्म है वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन टाइप कर्व का एक इक्वेशन आ रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, डेल्टा L बाई L, ठीक है। डेल्टा L का रिलेशन, एनी कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है इस पार्ट में? जब भी इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा तो उस प्रोसेस में, इन दैट प्रोसेस, वॉल्यूम ऑफ दैट वायर और मटेरियल जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये चेंज हो सकती है, वेरी करेंगी, बट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों का बी आंसर आ रहा है, बी इज द करेक्ट, राइट, ठीक है। Okay, what is this? This one of the best constant beyond to about the same level that it. ठीक है, try color quickly. Try it quickly. See, like देखो, concept is same. अब format question of जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है वो अलग अलग हो जाता है, तो दिमाग हमारा काम करना चाहिए, ठीक है। इस रिलेशन को किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। A, sir. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है, let me check. See, what question says the young modulus of steel is twice that of brass. Young modulus of steel is equal to twice of young modulus of brass. ठीक है, हम लिखते चलते हैं, assigning two wires of same length and same cross section area, मतलब लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, one of steel and another of brass are suspended from the same rope, मतलब लाइक ऐसा कुछ सिचुएशन है। If you want the lower ends of the wires to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wire must be increased. Basically क्या इसमें हो रहा है, सेम लेवल का मतलब क्या है, जब हम इसमें लोड हैंग करते हैं तो हैंग करने के बाद जो इलोंगेशन होगा, आफ्टर इलोंगेशन ये सेम लेवल हो, ये बोल रहा है, ठीक है। ये मैं फाइनल सिचुएशन बना रहा हूँ आफ्टर इलोंगेशन, तो ये बोला आफ्टर इलोंगेशन क्या होना चाहिए, सेम लेवल होना चाहिए।
तो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लोड है क्या बोल रहा है कि विद इन वेट रेशियो, इसका W1 मान लेते हैं, स्टील है, और ये ब्रास इसका W2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपको डेल्टा एल सेम करना है इसमें, अगर आप थोड़ा सा चीजों को समझोगे। सो डेल्टा एल इन केस ऑफ स्टील एंड डेल्टा एल इन केस ऑफ ब्रास दैट वुड बी सेम, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल लेंथ है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो डेल्टा एल इंक्रीमेंट इन द लेंथ सेम होगा, तो फाइनल जो लेवल है वो सेम होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपली क्या करो, दोनों का रिलेशन निकाल लो, राइट। सो y इज इक्वल टू f by a डेल्टा l by l। सो डेल्टा l का क्या होता है, डेल्टा l इज इक्वल टू f l by a y, राइट। तो दोनों का क्या कर दो, दोनों का इक्वेट कर दो, वहां से आपको फोर्स या जो लोड है उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं स्टील का लिखूं तो फोर्स ऑन स्टील इनटू लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया and young modulus of steel, this is equal to force or load on brass side length upon cross-sectional area into young modulus of brass, ठीक है। सो ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमें लोड का रेशियो बताना है स्टील वर्सेस ब्रास का, तो ये देखो क्या आ जाएगा, लोड ऑन स्टील वर्सेस लोड ऑन ब्रास विल बी इक्वल टू व्हाट, ये क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास, ठीक है। इसका रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1, तो कितना आ जाएगा, 2/1। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सर डेल एल सर्विसेज समझ में नहीं आता, सही क्वेश्चन हुआ। देखो इसमें क्या बोला, क्वेश्चन को पहली बार पढ़ो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ो, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। मान लो कि इनिशियल जो लेंथ है ना वो ये है, मतलब इनिशियली जो लोड है वो यहाँ पर ऐसे था, और इसमें क्या बोला कि जो दोनों वायर हैं उनका लेंथ सेम है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। तो लेंथ सेम है, मतलब कि इनिशियल ये जो लेंथ इसका स्टील का और ब्रास का क्या सेम है। अब सिचुएशन क्या बोल रहा है, इफ यू वांट द लोअर एंड्स ऑफ वायर एट द सेम लेवल, राइट। सेम लेवल का मतलब कि लोड जब हैंग कर रहे हैं तो लोड हैंग करने के बाद जितना इलोंगेशन हो सकता है, आफ्टर इलोंगेशन अगेन ये जो लेवल है ये सेम होना चाहिए, ये चीज। तो इनिशियल लेवल तो सेम है ही क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है, फाइनल लेवल इस लेंथ जो है सेम हो, वो कब होगा, जब इन दोनों का जो इलोंगेशन है दैट इज डेल्टा एल क्या सेम हो, तभी तो होगा। तो जो इलोंगेशन है दोनों वायर में, आइदर स्टील आइदर इन ब्रास, दोनों में जब सेम होगा तभी तो फाइनल लेवल भी सेम होगा, राइट। तो हमने क्या किया, डेल्टा एल को इक्वेट कर दिया। अब लोड जो है दोनों में अलग अलग, ऑब्वियस सी बात है कि यंग मॉडुलस अलग अलग है, तो लोड भी अलग अलग हुआ तभी चीजें बराबर आएंगे। तो हमने क्या किया, लोड को अलग अलग एफ एस एफ भी मान लिया, उसको उसका हम रेशियो निकाल दिया। समझ में आ गया पिता? यस सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? ओके चलो बढ़िया, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये थोड़ा ट्राई आप कर सकते हो, थोड़ा सा नई चीज इसमें टर्म यूज किया है, फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर में किसी साल में आया हुआ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, निकाल सकते हो, ट्राई कर लो क्विकली आप। Compressibility is reverse of bulk modulus, nothing else. Compressibility K is a reverse of bulk modulus. ये bulk modulus का उल्टा होता है।
और व्हाट फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन। एक बार आप ट्राई करो, देन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर किसी ने पूछा गया है एग्जैक्टली। एक मिनट, जेईई या नीट में शायद ये पूछा गया किसी साल में। ये पीएमटी 2015 में शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेटेड है बेसिकली। देखो आप कैसे इसको हम करेंगे। ये डेप्थ आपको ऑलरेडी गिवन है, बी ऑप्शन। ओके, आई थिंक यू आर राइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। सो हमें इसमें पूछा क्या, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द शेल। ठीक है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर मींस व्हाट, यू हैव टू फाइंड डेल्टा v by t। मतलब दिस इज द कंप्रेशन विद द इनिशियल वॉल्यूम, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो हमने अभी पढ़ा बल्क मॉडुलस इज व्हाट, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा p अपॉन डेल्टा v by t, राइट। सो नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंप्रेशन हम कंसीडर करते हैं तो डेल्टा v नेगेटिव आता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें नेगेटिव साइन लगाते हैं और वेलोसिटी के साइन। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा v by v इज नथिंग बट डेल्टा p by बीटा, ये रिलेशन आपका आ जाएगा। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 by बीटा होता है, 1 by बीटा, दिस इज 1 by बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल डेल्टा p into k। डेल्टा p इज व्हाट, एक्सेस प्रेशर हो सकती है, या फिर जो दो पॉइंट्स या दो लेवल जो हम ले रहे हैं उसमें चेंज इन प्रेशर बेसिकली, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो वाटर सरफेस, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और बॉटम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच होगा, राइट। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, सिंपली रो जी एच। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, के हो गया, राइट। तो ठीक है, इसके बाकी सारे डाटा वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको पुट कर आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, रो डेंसिटी इज 10 टू द पावर 3, जी इज 10, एच इज हाइट कितना दिया हुआ है 27 इंटू के कंप्रेसिबिलिटी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 45 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ठीक, इसको आप सिंपलीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आता है, हो सकता है कि बी ऑप्शन शायद आ रहा हो, क्योंकि इसका आंसर निकाल लो बाकी तो फटाफट। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। यस, हाँ, बी करेक्ट आंसर है इसका। When you will solve, अब क्या मिलेगा, बी आंसर अप्रोक्सीमेटली जैसे 1.222 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। ये तो खैर मैंने बताया कि इसमें बताना क्या है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड सिंपली हाफ ऑफ y इनटू हाफ ऑफ, एक मिनट देखिए भाई इसमें क्या आंसर आ रहा है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इसमें पूछा, तो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी कन्वर्जन है, राइट, ठीक है, स्ट्रेस को स्ट्रेन में, स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट करके जो भी रिलेशन आएगा करने, तो फिर बता ही दिया, इसमें पूछा नहीं ऐसा। A wire of length L crossing stretching the amount X, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस ही कर लिया, हाफ ऑफ क्या, हाफ ऑफ फोर्स इनटू फोर्स लोड इनटू X, ये क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। तो जो भी लोड आया उस लोड के टर्म्स में उसको निकाल लेंगे और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। या वर्क कोई एनर्जी स्टोर्ड से भी उसको रिलेट करके सॉल्व किया जा सकता है, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, राइट।
मैं सारी चीजें इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लाइक हमें और भी चीजें करनी है, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें थर्मल एक्सपेंशन का भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। इसको थर्मल एक्सपेंशन अगर पढ़ा ही है आपने, अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली ये टॉपिक इन थर्मल एक्सपेंशन मिक्स करके आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्मल एक्सपेंशन सिंपली क्या है आपको इसमें, लाइक अगर कोई रॉड है, हम लीनियर की बात करते हैं, लेंथ एल अल्फा इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर डेल्टा की टेम्परेचर चेंज होता है, अगर इंक्रीज होता तो लेंथ इंक्रीज होगा रॉड का, अगर डिक्रीज होता तो लेंथ डिक्रीज होगा। तो डेल्टा एल मींस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये सिंपल सा रिलेशन हमारा होता है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, 3/2 sir. ओके ठीक है। देखो सिंपली इसमें क्या है, two rods of different material having coefficient of thermal expansion alpha 1 alpha 2 and modulus is, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये दोनों रिजिड वॉल है और ऐसे रॉड को क्लाइंब पे किया हुआ है, मतलब फिक्स किया हुआ है, ऐसा तो समझ सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इलोंगेशन होगा, राइट। अगर नॉर्मली ऐसे रॉड रखा रहता है तो इसमें इलोंगेशन इजीली हो जाता है क्योंकि कोई रेस्टिव फोर्स नहीं है। अब यहाँ पर क्या दोनों साइड वॉल है तो वो कंप्रेस क्या बेसिकली दे विल नॉट अलाउ दिस रॉड टू एक्सपैंड, उसको एक्सपैंड होने के लिए अलाउ नहीं करेंगे बेसिकली। तो क्या होगा, दैट विल लीड्स टू जनरेशन ऑफ स्ट्रेस, उसकी वजह से क्या होता है इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है रॉड में, राइट। तो ठीक है, उस जो रिलेशन उस रिलेशन पर लिख लेते हैं रॉड हेडेड सो दैट दे अंडरगो सेम इंक्रीज इन टेंपरेचर, मतलब डेल्टा टी दोनों का सेम है। There is no bending of rod if alpha 1 alpha 2 are breathing ratio, the thermal stress developed in the two rods are equal provided y1 y2, ठीक है। देखो पहली चीज हम ये देखते हैं, दोनों में जो पहले डेल्टा एल का रेशियो लिख लेते हैं हम। There is no bending, ठीक, thermal stress developed in two rods are equal provided डेल्टा L1 को हम क्या, अब देखो दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू L अल्फा 1 डेल्टा टी, और इंक्रीज इन टेंपरेचर क्या है वो भी सेम दिया हुआ है, डेल्टा L2 इज इक्वल टू L अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली, राइट। अब यंग मॉडुलस का हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, हमें क्या बोला, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टू रॉड्स आर इक्वल, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा एल बाय एल, इसको चलो मैं नीचे लिख देता हूं। तो थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट, यंग मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल, राइट। ये क्या बोला है कि दोनों केस में जो थर्मल स्ट्रेस वो क्या है, बराबर होगा, तो उस सिचुएशन में यंग मॉडुलस का रेशियो क्या होगा, ये चीज पूछा गया, ठीक है। तो ठीक है, रेशियो निकाले, थर्मल स्ट्रेस दोनों का बराबर। अब यहाँ से देखो डेल्टा L1 ये है, डेल्टा L1 बाय L क्या आ जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी आ जाएगा। तो स्ट्रेस 1 इज इक्वल टू स्ट्रेस 2 हम करेंगे तो यंग मॉडुलस ऑफ 1 और डेल्टा L बाय L1, ये दिस विल बी इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ 2 एंड इनटू ये डेल्टा L बाय L2, राइट। सो अब यहाँ से ये रिलेशन को उठा के यहाँ पे रख दो आप क्या मिल जाएगा, y1 इनटू ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी एंड दिस विल बी इक्वल टू y2 इनटू अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी इक्वल है, कट जाएगा, सो आपको y1 y2 का रेशियो भी आप बताना, दिस विल कैंसिल आउट, सो y1 बाय y2 क्या आ जाएगा, इट विल बी अल्फा 2 बाय अल्फा 1, सो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 दिया 2/3, तो अल्फा 2 बाय अल्फा 1 क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट,
क्लियर है सभी को? चलो बढ़िया, ठीक है। हर्षिता यस यू आर राइट, सही है आपके आंसर। सनम क्लियर है आपको ये? Yes, sir. ओके गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। इसको करोगे आप लोग। हाँ, ये वर्क डन का एक क्वेश्चन है, इसको फटाक के कर लो आप जल्दी से, क्योंकि वर्क डन का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो वर्क डन का एक क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा फिर शुरू कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वर्क डन का, प्योर वर्क डन के बेस्ड हमने एक भी क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं किया। Anyone got the answer? Sir, D option. Okay, let me check कर लेते हैं इसको। नहीं, आई थिंक डी ऑप्शन नहीं आ रहा एक्चुअली। इन दोनों केस में आपको जो फोर्स है ना वो डिफरेंट होगा, तो उसका रिलेशन आपको यंग मॉडुलस से निकालना पड़ेगा, तब आपको उसमें इनपुट करना पड़ेगा। देखो वर्क डन क्या होता है, स्ट्रेचिंग वायर इज सिंपली हाफ ऑफ एफ अप्लाइड लोड इनटू, मैं एक्स लिख रहा हूं, एक्स इज व्हाट इलोंगेशन, राइट, जो इलोंगेशन वायर है, ठीक है। सो फर्स्ट केस में क्या दिया आपको, वर्क डन। अब एक चीज और देखो आप, स्ट्रेचिंग वायर फर्स्ट में भी सेम है और सेकंड में भी सेम है, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है जो एफ की वैल्यू लोड ये वेरी कर रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 जूल, ठीक है। अब हम इस रिलेशन पे आएंगे। अब इसके बाद देखते हैं ये एफ की जो वैल्यू है फर्स्ट केस में, अगर आप देखोगे एफ की सॉरी यंग मॉडुलस से अगर आप रिलेट करो तो आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल, राइट। यहां से एफ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल सॉरी डेल्टा एल बाई एल, ये आपकी एफ की वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसमें मटेरियल सेम है, मतलब यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा दोनों का, राइट। रेडियस चेंज कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा, चेंज होगा, और डेल्टा एल भी क्या है, सेम है। तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ, राइट। अब एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, अब प्रोपोर्शनलिटी हम निकालें क्योंकि हमें फोर्स का रेशियो बेसिकली चाहिए, तो हम उसको निकाल सकते हैं। एरिया को क्या है, मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू सिंपली आर स्क्वायर बाई एन, राइट। सो जो नए केस में फोर्स है उसको मैं एफ डैश लिखता हूं बाय एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, नए केस में क्या है देखो, स्ट्रेचिंग बार डबल रेडियस डबल कर दिया,
तो 2r का स्क्वायर और लेंथ क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ये क्या होगा l/2। और प्रीवियस केस में क्या, रेडियस ये r स्क्वायर और l, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 8 टाइम्स r स्क्वायर बाई l अपॉन r स्क्वायर l, राइट। सो अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, दिस विल गेट कैंसिल आउट, कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी f डैश बाई f की वो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। दैट मींस नए सिचुएशन में जब हम डायमेंशंस चेंज कर रहे हैं तो f डैश की जो वैल्यू आई फोर्स की क्या आई, 8 टाइम्स ऑफ f आई। मतलब जो फर्स्ट केस में फोर्स लग रहा था या जो लोड लग रहा है उससे क्या आ गया, 8 टाइम्स ग्रेटर आ गया, राइट। सो न्यू वर्क डन क्या हो जाएगा, न्यू वर्क डन कर लिखना सही नहीं है, वर्क डन इन सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, सेकंड केस में वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ f डैश इनटू x, राइट। अब आप यहाँ पे देखो f इनटू x की वैल्यू कितनी है, 4 जूल आ जाएगा। f डैश को f के टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 8f(x) तो बेसिकली क्या आ जाएगा 4f(x), और fx की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 जूल आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, दीपक, मनोज, प्रीतम, सनु? एक बार फिर से रिपीट। ओके ओके ओके, ठीक है। Ashita, did you get it? Yeah, I think your answer was A. Yeah, you were right. ठीक है, सही है आपका आंसर तो। ठीक है। देखो, बेसिकली वर्क डन का ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है। अब इसमें क्या है, पहला केस अगर आप देखो, जो भी डायमेंशन है उस वायर का, उसके अकॉर्डिंग वर्क डन दे रहा है। अगर इलोंगेशन 1 mm है तो वर्क डन कितना आ रहा है, 2 जूल आ रहा है, ठीक है। वर्क डन कितना आ रहा है, 2 जूल आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सेकंड केस में डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं। क्या क्या चेंज कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर दे रहे हैं और लेंथ को हाफ कर दे रहे हैं। सो इन दैट केस व्हाट वुड बी वर्क डन फॉर सेम इलोंगेशन, उतना ही इलोंगेशन के लिए वर्क डन कितना होगा, वो चीज हमें फाइंड करना है, राइट। तो डेल्टा इलोंगेशन सेम दिया हुआ है, हमने क्या किया, फोर्स का हमने ये रिलेशन निकाला, राइट। और उसको हमने थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करी कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इसमें यंग मॉडुलस सेम मटेरियल है तो यंग मॉडुलस सेम हो गया दोनों का, और लेंथ अलग अलग है, डेल्टा एल जो इंक्रीमेंट इन लेंथ हो गया दोनों का सेम है। तो बेसिकली जो फोर्स है प्रोपोर्शनल आ गया ए बाई एल, मतलब एरिया बाई लेंथ। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई फिर कांस्टेंट टर्म है, तो जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स या लोड प्रोपोर्शनल किसके आ गया, आर स्क्वायर बाई एल। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली फोर्स का रेशियो निकाल लिया, राइट। एफ डैश इज व्हाट फोर्स अप्लाइड इन सेकंड केस, एफ इज व्हाट फोर्स अप्लाइड इन फर्स्ट केस, राइट। तो ठीक है, फर्स्ट केस में जो हमें रेशियो सिंपली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, या फिर ठीक है यही कांस्टेंट हम आप ऐसे भी लिख सकते थे, यंग मॉडल्स कट जाता है, डेल्टा एल कट जाता है, ताकि हमें सिंपली यही रिलेशन बचता, आर बाई आर स्क्वायर बाई एल का रिलेशन हमें बचता, ठीक है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 2r स्क्वायर, नए केस में लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, f डैश बाई f का जो रेशियो मिल गया वो क्या मिल गया, 8 मिल गया। मतलब जो न्यू फोर्स आया सेकंड केस में वो क्या 8 टाइम्स f आ गया, राइट। अब यहाँ पे अब अगर आप ऊपर देखोगे, सॉरी यहीं पे, तो वर्क डन मतलब हाफ ऑफ fx की वैल्यू कितनी, 2 जूल, या फिर ऐसे समझ सकते हैं fx इक्वल टू व्हाट 2 सॉरी 4 आ जाएगा। fx की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड केस में वर्क डन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ f डैश इनटू x, ठीक है। x मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इलोंगेशन क्या है सेम है सेकंड केस में। f डैश की वैल्यू किसके बराबर, 8f के बराबर, कितना आ गया 4fx आ गया, और fx की वैल्यू कितनी 4 है, 4 into 4 कितना आ जाएगा, 16 जूल आ जाएगा। क्लियर है अभी, प्रीतम समझ में आ गया अभी, दीपक?
Yes, sir. ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक लगाना था इसमें, बाकी ठीक था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, काफी कुछ डिस्कशन हमने कर लिया। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा, अगेन 2 मिनट का टाइम है आपके पास। इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग जस्ट आस्क टू मी, विल डिस्कस। नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? ओके चलो, बहुत अच्छी बात है, सब लोग समझदार हैं, सारी चीजें समझ आ रहे हैं, वेरी गुड। चलो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्लूइड। कुछ बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं क्विकली आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वी कंसिडर आइडियल फूड, राइट। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, हम आइडियल फूड की बात करते हैं, ठीक है। आइडियल फूड का मतलब कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, जिसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, चीजें विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स, बाकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फ्लूइड डोंट हैव एनी शेप एंड साइज, फ्लूइड का कोई शेप एंड साइज नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जिसके कंटेनर में जिस जगह जैसे ही हम रखेंगे वो वैसा शेप ले लेगा, राइट। और फ्लूइड को फ्लो करने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर विल अगर थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिक फ्लो करने लगेगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने खुद के वेट की वजह से, राइट। तो आइडियल फ्लूइड में मतलब मींस इनकम्प्रेसिबल, अगर आइडियल फ्लूइड की मैं बात करूं, जो चीज हम कंसीडर करेंगे ओवरऑल, सो आइडियल फ्लूइड मींस व्हाट, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मींस व्हाट, लेट अस सपोज अगर किसी कंटेनर में ऐसे फ्लूइड, कोई भी ऐसा अगर कंटेनर है इस टाइप, इसको अगर हम कंप्रेस करें इस तरीके से, तो इसको इसमें चेंज नहीं आएगा। बेसिकली ओवरऑल बात ये है, इट विल नॉट चेंज, इसका सेम चेंज नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली कभी कभी स्लाइटली ये चीज ऑब्जर्व करी गई है, बट इन आइडियल केस विल नॉट कंसिडर कंप्रेसिबल, विल कंसिडर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड व्हिच कांट कंप्रेस, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड थिंग, नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब कि लाइक द वन लेयर ऑफ फ्लूइड ट्राइज टू रेजिस्ट द अदर लेयर ऑफ फ्लूइड, एक लेयर ऑफ जो फ्लूइड है वो दूसरे फ्लूइड को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कि फ्रिक्शन में हमने काफी कुछ पढ़ा, अगर दो ब्लॉक हैं, तो एक ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, करना चाहता है, तो दूसरा ब्लॉक उसको रोकने की कोशिश करता है, उस सॉलिड के केस में हमने पढ़ा। सिमिलरली लगता है कहां पे, फ्लूइड में भी लगता है, राइट। अगर आप थोड़ा सा वीडियोस अगर आप देखोगे, साइड से अगर आप देखोगे, जो नदी होती है, रिवर्स होते हैं या टनल्स होती हैं, उसमें जो टॉप लेयर होती है, मतलब ऐसे अगर आप सिंपली समझो, इससे खरी विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे। लेट अस सपोज हम साइड व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है इन दिस वे। सो ये जो टॉप लेयर है ये, इसका अगर कुछ स्पीड भी है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, हर एक लेयर्स की जो स्पीड है वो घट रही है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब जो लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड लेयर या फ्लूइड लेयर जो सबसे बॉटम में होगा, आइदर वो इस सरफेस के कांटेक्ट में जो होगा वो आइदर रेस्ट पर होगा, मतलब वो जो सबसे बॉटम लेयर है वो या तो मूव नहीं कर रहा होगा, या फिर अगर मूव कर रहा होगा तो बहुत ही स्लो रेट से मूव कर रहा होगा एज कंपेयर टू दिस लेयर। हम कंपैरिजन की बात करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात नहीं, हम कंपैरिजन कंपैरेटिव टू द टॉप लेयर, ठीक है। तो फ्लूइड में भी फ्रिक्शन लगता है, बट इन आइडियल केस हम फ्लूइड फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते। वी अज्यूम दैट एवरी लेयर्स फ्लो विद सेम स्पीड, सब सेम स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
राइट, एंड पावर 3 केसी पर मीटर की, ये सारी चीजें आपको पता ही है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें, प्रेशर एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी चीज आपको पता ही है। एक चीज इसमें ध्यान रखना, प्रेशर, चलो उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हम समझ लेंगे धीरे धीरे, बट एक चीज आप समझ लो, प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, सिंपली आपने पढ़ा है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ऐसे। तो लेट अस सपोज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, शायद अगर मैंने डिस्कस किया हो तो अच्छी बात, नहीं डिस्कस किया हो तो भी कोई बात नहीं। लेट अस सपोज ये फोर्स ऐसे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है, वेट अ सेकंड, मैं ऐसा फोर्स एक एंगल पे अप्लाई कर रहा हूं, लाइक इसका ये जो एरिया मैंने मार्क किया, दिस इज ए एंड दिस फोर्स अप्लाइड इज एफ, राइट, ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। सो इस पार्ट पे प्रेशर कितना होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ प्रेशर, इट विल बी एफ बाय ए या कुछ और होगा, कोई बताएगा? जो ये मैंने एरिया मार्क किया है, उस एरिया पे प्रेशर कितना होगा, एफ बाई ए होगा या कुछ और होगा? एनीवन? नहीं समझ में आ रहा है? दीपक एंड हर्षिता, सी देखो, हर्षिता एंड मनोज, प्रीतम, सनु, बोलो भाई, अगर नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा? यस मनोज, प्रेशर कितना होगा इस एरिया पे, एफ बाई ए होगा या कुछ और होगा? चलो कोई नहीं, देखो यहाँ दिस एंगल इज थीटा, so f sin theta is the vertical component, like if sin theta is over, it will be perpendicular to this cross sectional area, right? So pressure यहाँ पे कितना होगा, pressure will be equal to f sin theta by a, इस एरिया पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, f sin theta by a। तो लिख लेना प्रेशर, ये तो बेसिक फॉर्मूला जो आप लोअर स्टैंडर्ड में हम इजीली पढ़ते आए, बट अभी जो हम पढ़ेंगे, या आपसे इस चीज को याद रखना, व्हाट इज प्रेशर इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया, या फिर जो अभी हमने एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क निकालते समय जो चीजें हमने पढ़ी थी, एम आर परपेंडिकुलर बी, सिमिलर टू कुछ उसी तरीके की चीजें यहाँ पे हम लगा सकते हैं। एफ परपेंडिकुलर मींस कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एरिया, या एफ अपॉन, ये ज्यादा बेटर, दूसरा मत से कंफ्यूज हो जाओगे, या बेसिकली लॉजिकल भी नहीं होता, ये ज्यादा बेटर होता है और इजी भी होता है, ठीक है? तो दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एरिया अपॉन एरिया, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट प्रेशर एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर निकालने के। समझ में आ गया अभी? ओके बस, यस सर। ये ओवरऑल जनरल फार्मूला आप बोल सकते हो, ठीक है? चलो ठीक है, क्विकली हम कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। लेट अस सपोज एक ऐसा कंटेनर है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड पानी वानी कुछ भी मान सकते हैं, और ये हाइट h है एंड इसका डेंसिटी रो है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a दिया हुआ है, ठीक है? सो आपको बताना इस बॉटम सरफेस पे प्रेशर कितना लगेगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा?
what will be pressure? नहीं समझ में आ रहा है? अब तो डायरेक्टली बोल दो रो जी एच या रो एच टी। चलो कोई बात नहीं, वो आता कैसे उस चीज को हम देख लेते हैं सिंपली। अब ये जो फ्लूइड है ना, लाइक इस जो बॉटम सरफेस है, राइट, ये जो बॉटम लेयर है कंटेनर का, दिस वन, ये जो कंटेनर का ये जो बॉटम सरफेस है, इस पे प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? दिस होल फ्लूइड, ये जो पूरा पूरा फ्लूइड है, दिस फ्लूइड विल क्रिएट ए फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ इट्स मास, अपने मास की वजह से, एंड दैट फोर्स विल क्रिएट अ प्रेशर, इनको प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ दिस फ्लूइड विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इनटू हाइट, ये क्या हो गया? रो ए एच, ये क्या हो गया? मास हो गया इसका। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स विल बी mg, सिंपली मास, सॉरी, रो ए एच इनटू जी, ये क्या हो गया? फोर्स exerted by this whole fluid in the container on this bottom surface, right? So प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर क्या होता है? और ये फोर्स किधर लग रहा है? इससे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, राइट? सो प्रेशर को क्या हम लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स कितना है? रो ए एच जी, एरिया कितना है? ए, सो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रो एच जी। सो अगर किसी भी जगह किसी भी कंटेनर में, हाँ एक चीज और, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम ऐड कर सकते हैं, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे नहीं लिया, तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल आल्सो एक्सर्ट ए प्रेशर, वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट? तो उसको अगर हम निगलेक्ट करें, अगर सही तरीके से इसको बताया जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी एट दिस पॉइंट प्रेशर वैल्यू पी नॉट प्लस रो एच जी। पी नॉट इज व्हाट? पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, and rho hg is the extra pressure exerted due to this fluid, उस fluid की वजह से जो extra pressure generate हुआ, that is rho hg। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो पढ़िए। और एक चीज और आप ध्यान रखना, fluid always flows due to pressure difference। जो fluid है, फ्लूइड पार्टिकल्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर कोई ऐसे प्लेन सरफेस आप यहाँ पे पानी गिरा दो, तो ठीक एक बार फैलने के बाद वो नहीं स्प्रेड करेंगे, नहीं मूव करेंगे, बट अगर ऐसा कुछ सरफेस है इसको आप टिल्ट कर दो हल्का सा ऐसे, तो टिल्ट करने से क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, जो हाई प्रेशर पे लो प्रेशर पे ऐसे ये नीचे नीचे फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो अगर प्रेशर डिफरेंस कहीं भी क्रिएट होगा तो प्रेशर डिफरेंस वजह से फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अगर फ्लूइड स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है, दैट मींस व्हाट कि उस दो पॉइंट पे सेम लेवल की हम बात करें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे और इसी लेवल पे अगर मैं कोई दूसरा पार्टिकल लूं यहाँ पर, ये दोनों पार्टिकल क्या मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेम लेवल पे अगर रहता है, मतलब कि दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या है? सेम है। ठीक है, एक सेम लेवल अगर फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, then we can say that there is no pressure difference, तब कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन, थियोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल सा इलस्ट्रेशन मैं पूछता हूं आपसे, एक ऐसा कोई कंटेनर है कुछ इस शेप का, लाइक दिस, लेट अस सपोज ये कुछ एच हाइट तक ऐसे भरा हुआ है,
इन दिस वे। ये कुछ इस तरीके से भरा हुआ है लाइक दिस, राइट। लेट अस सपोज ये पूरा का जो हाइट है ये h हाइट ऐसे है, ये h हाइट तक ऐसे भरा हुआ है। एंड मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, राइट। ऐसे एंड इसी के इक्वल मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ये C मार्क कर दिया, दिस इज C, राइट। सो ठीक है, ये पूरा हाइट जो है h है और लेट अस सपोज ये नहीं, चलो ठीक है रहने देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट। सो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एट पॉइंट A, B एंड C। What is PA, PB and PC? Pressure at point A, pressure at point B and pressure at point C, right? चलो मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे देता हूँ। ऑप्शन A is ठीक, सॉरी दिस इज A, दिस इज B, okay? बताओ फटाफट which one will be the correct answer? कौन सा सही होगा? Which option? A, B, C? A, ओके ओके ओके, ठीक है। और कोई? सही। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। जो लोग ए बोल रहे हैं ये बताओ, पॉइंट ए और बी में जो वाटर का हाइट है दैट इज h है, एंड पॉइंट ए और सी पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हाइट है वाटर लेवल की, लेट अस सपोज दिस इज h डैश, तो h डैश क्या है? h से छोटा है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B? क्या रीजन है? Just Harshita, tell me why pressure at A is equal to pressure at B, although the water level is different at point A and at point B. If you draw a vertical line, जो लोग भी ये बोल रहे हैं, मनोज, सॉरी मनोज एंड दीपक, दीपक बताओ क्या रीजन है, कैसे प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B हो गया? ऐसे तुक्का लगा के या फिर लॉजिक भी है? एनीवन? आंसर तो सही है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए तो सही है, बट लॉजिक क्या है? ऑप्शन सी से नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मनोज, हाउ यू आर सेइंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट? कैसे बोल रहे?
सन्नाटा क्यों छा गया भाई? आंसर है सही है, बट लॉजिक शुड बी क्लियर, राइट? लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी चीज अगर चेंज कर दिया तो फिर, या फिर अगर रीजन ही पूछ दिया, like pressure at A is equal to pressure at B because of this, so कैसे सोचोगे? देखो सिंपल है, B पे ओवरऑल हाइट क्या है? ये h है, ठीक है? A और C पे देखें तो ये हाइट कुछ अलग है, किसी एक पॉइंट का हम लेते हैं, राइट? तो B पे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इट विल बी P0 प्लस रो HGC, ये प्रेशर हो जाएगा, राइट? A पे क्या होगा प्रेशर? A पे प्रेशर होगा रो H डैश G प्लस सम एक्स्ट्रा प्रेशर विल बी जनरेटेड बाय द नॉर्मल फोर्स क्रिएटेड बाय दिस स्लैंट या फिर टिल्ट पार्ट ऑफ द कंटेनर। अगर ये जो टिल्टेड पार्ट है इसको अगर आप देखोगे, दिस टिल्ट पार्ट विल क्रिएट अ नॉर्मल फोर्स लाइक दिस इन दिस वे, राइट? इस तरीके से एक मिनट, जो tilted part है, this tilt part will create a normal force like this, and if you resolve this, इसका दो कंपोनेंट आएगा in this way, एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो होगा उसका भी एक ऐसे आएगा, इसको रिजॉल्व करो in this way, so horizontal component will get cancelled out, and the vertical component of this normal reaction force will create an extra pressure, which will equate with this pressure at B, right? तो ये जो कंटेनर का टिल्टेड पार्ट है ना, वो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करेगा, एंड दैट विल बैलेंस द नेट प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, वो उसको बैलेंस करता है, ठीक है? एक्स्ट्रा प्रेशर विल जनरेटेड बाय द कंटेनर, राइट? ये चीज क्लियर है। सेकंड लॉजिक खाली एक्चुअल लॉजिक है, एक्चुअल रीजन है। दूसरा तरीका इसको समझने का ये है, अगर एक कंटेनर स्टैटिक है, रुका हुआ है, लाइक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स हैं वो भी रुके हुए, फ्लो नहीं कर रहे हैं। अगर पॉइंट ए सर लॉ पॉइंट पकड़ लो, फॉलो करेगा। क्या फॉलो करना है? पास हेलो? कर लो, फॉलो करेगा। प्रेशर एवरी पॉइंट सब सेम होगा। वो अलग चीज होगा ना, वो तब जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो चीज हम लोग, अगर मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा के मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूँ, ठीक है, तब वो बोलता है कि एट एवरी पॉइंट जो इंक्रीमेंट इन प्रेशर होगा दैट विल बी सेम, वो ये चीज है। ओके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीजें तो ऐसे सिंपल कंटेनर ऐसे, तो उस केस में भी हम उसको लगा सकते हैं, इसमें तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे क्या कंटेनर टिल्ट है थोड़ा सा, राइट? यहाँ पे हम उस चीज को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है? दूसरा लॉजिक ये है, अगर प्रेशर डिफरेंस होता है पॉइंट ए बी और सी पे, तो फ्लूइड क्या करता? फ्लो करता आइदर इन दिस डायरेक्शन आइदर इन दिस डायरेक्शन। अगर फ्लूइड स्टैटिक सिचुएशन में, मतलब रुका हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर एट ए बी एंड एट सी आर सेम, ठीक है? पर वो लॉजिक उतना लाइक क्या बोल सकते हैं सेटिस्फैक्टरी, बट ठीक है, इट इज आल्सो वन ऑफ द लॉजिक है। बट सही लॉजिक क्या है कि एक्स्ट्रा प्रेशर किसके थ्रू जनरेट हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन बाय द टिल्टेड पोर्शन ऑफ द कंटेनर। क्लियर है सबको ये? दीपक, मनोज, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके ओके, दैट्स गुड। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? बिकॉज़ वी एंड दिस क्लास हियर, and in next class we'll complete this fluid mechanics portion. Okay, then thank you so much, Yurika. See you in next class, right? And बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। and once more thing, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, आई थिंक नेक्स्ट क्लास सैटरडे संडे जब भी होगा, तो एक जो भी डाउट्स होंगे आप उसको आप सेंड कर देना, उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट? ओके सर। यस सर। ओके, बाय बाय यूरिका। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।
sir.